साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो प्रश्नोत्तरी की क्लासें कर रहे हैं, उन प्रश्नोत्तरी की क्लासों में आज ही हमारी 3 नंबर की क्लास है। इसके अंदर हम हिंदी साहित्य का इतिहास और जो हिंदी व्याकरण है उसके क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन होते हैं, उन 15 क्वेश्चन को एक एक को अच्छे से व्याख्या करते हुए हम देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। जो फायदा आपको मिलता है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रश्न में आपको डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अब देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। जो सूरदास की नहीं है वो बताना है। यानी ये क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चनों को ऐड किया है। ठीक है, तो अच्छे से इनको देखना। एम में दे रखा है सूर सारावली, ब में दे रखा है साहित्य लेरी, स में दे रखा है सूर सागर और द में दे रखा है भंवर गीत। तो ये पूछा है कि सूरदास की जो रचना नहीं है वो बतानी है। तो देखिए, सूर सारावली है, साहित्य लेरी है और सूर सागर है। ये तीनों रचनाएं किसकी है? सूरदास की है। तो अब हमारे को नहीं है वो बताना है। तो देखिए, द वाला ही भंवर गीत, ये भंवर गीत है वो सूरदास की नहीं है। तो द वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। तो भंवर गीत किसकी है? ये हमारे नंददास की है। किसकी है? नंददास की। अब कंफ्यूजन की बात यह है कि भंवर गीत है वो नंददास की और भरमर गीत है वो हमारे सूरदास की है। वो किसकी है? सूरदास की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूरदास को, नंददास को, कृष्णदास को और कुंभनदास को। तो देखिए, हमारे जड़िया कवि है वो नंददास को कहा जाता है। इसको कहा जाता है नंददास को। ब वाला ऑप्शन है। नंददास को क्या कहा जाता है? जड़िया कवि कहा जाता है। तो सूरदास को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस सम्राट। वात्सल्य रस सम्राट सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस सम्राट। तो कृष्णदास को क्या कहा जाता है? कृष्णदास है वो अष्टसाप के, सूरदास है कृष्णदास है अष्टसाप के कवि थे। तो कृष्णदास को कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि कवि, कुशाग्र बुद्धि कवि कृष्णदास को कहा जाता है। कुंभनदास है, उसको क्या अष्टसाप में ये वरिष्ठ कवि थे। अष्टसाप में क्या थे? ये वरिष्ठ कवि थे, तो इसको वरिष्ठ कवि कहा जाता है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। आगे देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है उद्धव शतक के रचनाकार है। मलिक मोहम्मद जायसी, व जगन्नाथ दास रत्नाकर, स सेनापति और व भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो उद्धव शतक है उस उद्धव शतक के रचनाकार हमारे ब वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर है वो उद्धव शतक के रचनाकार है और उसका अन्य नाम जग्गी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर को जग्गी भी कहा जाता है। जो उद्धव शतक है वो हमारे ब्रज भाषा की रचना है। किसकी है? ब्रज भाषा की, ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अवध विलास का रचना काल है 1643 ईस्वी, व 1650 ईस्वी, स 1652 ईस्वी, द 1660 ईस्वी। तो देखिए, 4 नंबर है, उस 4 नंबर में 1643 ईस्वी यानी उद्धव शतक है उसका रचना काल 1643 ईस्वी। ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ये उद्धव शतक है वो किसकी है? ये लालदास की है। किसकी है? लालदास। इसके रचनाकार कौन है? लालदास है। भाषा की बात करें तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें क्या है? यानी उद्धव शतक है उसमें क्या है? तो इसके अंदर जो राम का जन्म है उस राम के जन्म से लेकर जो वनवास तक है वहां तक की कथा है। उद्धव शतक के अंदर राम के जन्म से लेकर जो वनवास गए थे वहां तक की कथा का वर्णन इस उद्धव शतक में हमारे को मिलता है।
बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ईश्वरदास की रचना है। वह प्रेम वाटिका, वह कृष्णायन, स सत्यवती कथा, वह भक्तमाल। तो 5 नंबर में ईश्वरदास की पूछिए तो स वाली है, यानी सत्यवती कथा है, वो ईश्वरदास की रचना है। ईश्वरदास की रचना कौन सी है? सत्यवती कथा, स वाला ऑप्शन है। अब इसके अलावा ईश्वरदास की और भी रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? भरत मिलाप है, भरत मिलाप वो भी ईश्वरदास की है, भरत मिलाप ईश्वरदास की है। अंगद पेज भी ईश्वरदास की है, अंगद पेज वो भी ईश्वरदास की है, तो ये भी याद रखना आपको, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पेज। बात करते हैं प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका किसकी है? ये रस खान की है, रस खान, प्रेम वाटिका रस खान की है। कृष्णायन की बात करें तो ये द्वारका प्रसाद की है, द्वारिका प्रसाद, द्वारिका प्रसाद, ये हमारे कृष्णायन है वो द्वारिका प्रसाद की है। इसके अलावा भक्तमाल है, ये तो आपको सभी को याद होगी, बहुत बार आई हुई है, नाभादास की है, नाभादास, ये भक्तमाल नाभादास की। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है? ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। अ में संस्कृत से, ब में शोरसेनी अपभ्रंश से, च में मागधी अपभ्रंश से, द में अर्ध मागधी अपभ्रंश से। तो इसके अंदर हमारा ब वाला ऑप्शन है, यानी शोरसेनी अपभ्रंश से मानी। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से अष्ट छाप का कवि नहीं है, जो अष्ट छाप का कवि नहीं है वो हमारे को बताना है। तो अ में तुलसीदास, ब में सूरदास, स में नंददास, द में चतुर्भुजदास। तो देखिए इसके अंदर अ वाला ऑप्शन है, तुलसीदास है वो अष्ट छाप में शामिल नहीं थे, बाकी सूरदास, नंददास और चतुर्भुजदास है। अब इनके क्या है कि अष्ट छाप के अंदर 8 कवि थे, कितने कवि थे? 8 कवि थे। इन 8 में क्या था? 4-4 का जोड़ा है, 4 कवि है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि है वो विठलनाथ के शिष्य थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से विठलनाथ का शिष्य नहीं है या निम्न में से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है, सूर के कृष्ण आनंद के कुंभ, सूर के कृष्ण आनंद के कुंभ, इस प्रकार का सूत्र बनाया। फिर आगे बढ़ाया, नंद के गोविंद चतुर छतुम, नंद के गोविंद चतुर छतुम, इस प्रकार का सूत्र बनाया। अब ऊपर वाले जो 4 है वो है वल्लभाचार्य के शिष्य और नीचे वाले 4 है वो है विठलनाथ के शिष्य। अब देखिए सूर का मतलब हो गया सूरदास, कृष्ण का मतलब हो गया कृष्णदास, आनंद का मतलब हो गया परमानंद दास, कुंभ का मतलब हो गया कुंभन दास। तो ये 4 तो थे हमारे वल्लभाचार्य के। नंद का मतलब नंददास, गोविंद का मतलब गोविंद स्वामी, चतुर का मतलब चतुर्भुज दास और छोटुम का मतलब छित स्वामी। तो ये 4 हो गए हमारे विठलनाथ के। तो बहुत ही शानदार सूत्र बनाया, आप इसको अच्छे से याद कर ले, जब भी क्वेश्चन आता है तो आपके गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से केशवदास की रचना नहीं है, जो केशवदास की रचना नहीं है। मैंने नई वाले क्वेश्चन ज्यादा लिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अ में रामचंद्रिका, ब में रसिक प्रिया, स में कवि प्रिया, द में सुदामा चरित्र। तो 8 नंबर में द वाला ऑप्शन है सुदामा चरित्र, ये है हमारी केशवदास की नहीं है। बाकी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये हमारे इसकी है, केशवदास की है। तो अब जो सुदामा चरित्र है वो किसकी है? ये नरोत्तम दास की है। इसकी है नरोत्तम दास की, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। 16वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीतिकालीन ब्रज भाषा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? पद्माकर, ब रसलीन, स गणानंद, द रसकांत। तो इसके अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन है पद्माकर, यानी पद्माकर है वो रीतिकालीन ब्रज भाषा के अंतिम कवि माने जाते हैं। दूसरी बात घनानंद की बात करें तो इसको प्रेम की पीर का, प्रेम की पीर का कवि, पीर का कवि कहा जाता है। इसकी प्रेमिका की बात करें तो इसके प्रेमिका का नाम है वो सुजान था, प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। तो याद रखना, आपको पूछा जाता है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन।
10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली क्या कहलाती है, चाहे मालवी, ब मैथिली, स खड़ी बोली, द हरियाणवी। तो देखिए दिल्ली और मेरठ के जो आसपास की बोली है वो खड़ी बोली कहलाती है, स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, यानी खड़ी बोली है वो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। बात कर लेते हैं मालवी, मालवी हमारी कहाँ बोली जाती है, तो ये देखो ये मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन जो है वहां पर बोली जाती है। तो ये भारत में राजस्थान में बात करें तो हमारा झालावाड़ हो गया, प्रतापगढ़, कोटा, वहां पर ये बोली जाती है। इसके बाद में मैथिली की बात करें तो मैथिली हमारे बिहार झारखंड में बोली जाती है, बिहार और झारखंड में, ये झारखंड की बोली है। हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, जो कुछ क्षेत्र दिल्ली का भी आता है इसके अंदर, कुछ ही क्षेत्र आता है दिल्ली का, तो बाकी हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणवी इसका नाम से ही पता चल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई अ ध्वनि, आगे देखते हैं ऑप्शन, ब है वर्ण, स है शब्द, द है वाक्य। तो देखिए अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम जो इकाई है वो शब्द है, क्योंकि शब्दों से अर्थ निकलते हैं। बात करते हैं ध्वनि, तो ध्वनि की जो ए में थी वो ध्वनि, तो ध्वनि उच्चारण के हिसाब से सबसे छोटी इकाई है, उच्चारण के हिसाब से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। फिर बात करते हैं वर्ण, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण मानी जाती है, परंतु ये लिखित रूप में, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। बात करते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, अभी मैंने ऊपर बताया है, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। तो ध्वनि का लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है, ए वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है, ये क्वेश्चन मोस्ट है, आपको आ रहा भी होगा, अगर आ रहा है तो इसका आंसर कमेंट करें। रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है, ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमन लिपि है वो अंग्रेजी भाषा की है, रोमन लिपि किसकी है, अंग्रेजी भाषा की है। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, 14 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अ 6, ब 5, श 4, द 3। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आंसर आएगा हमारा 3, द वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अब वो कौन कौन से है, एक हो गया हर्षो स्वर होते हैं, हर्षो का मतलब छोटा, तो हर्षो स्वर होते हैं। दूसरा हमारा हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और समय की बात करा, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो हर्ष हो गया छोटा जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ हो गया जिसमें बड़ा होता है ज्यादा समय लगता है, और एक होता है प्लुत जिसमें 3 मात्राएं होती है, इसके अंदर 1 मात्रा होती है, इसके अंदर 2 मात्रा होती है, इसके अंदर 3 मात्रा होती है। प्लुत का मतलब जिसे हम उच्चारण करते हैं ओम इस प्रकार, तो इसके अंदर थोड़ा लंबा उच्चारण होता है, तो ये से। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कंठ तालव्य स्वर है, कंठ तालव्य स्वर है वो बताने हैं। मैंने जो वर्णमाला है उस वर्णमाला की अच्छे से पढ़ाया आपको, मेरे जो चैनल है उस पे व्याकरण की सारी जो क्लास है, सारे जो टॉपिक है उसकी क्लास उपलब्ध है, आप जाकर वो देख सकते हो। तो ए में ए और आई, ब में ओ और औ, स में ए और आ, द में ई और बड़ी ई। तो ये कंठ तालव्य हमें पूछा है, तो कंठ तालव्य ध्वनियां ए और ऐ होती है, ए और ऐ होती है। ओ और औ की बात करें तो ये होती है कंठोष्ठे, कंठोष्ठे, कंठोष्ठे का मतलब कंठ और ओष्ठ, उच्चारण में इसके कंठ और ओष्ठ दोनों काम में आते हैं, और कंठ तालव्य का मतलब होता है कंठ और तालु दोनों काम में आते हैं। अ की बात करें तो ये कंठे ध्वनियां है, कौन सी है, कंठे ध्वनियां। ई की बात करें तो ये तालव्य ध्वनियां, ये तालव्य ध्वनियां है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो हमने इस क्लास के अंदर लिए, बहुत ही शानदार व्याख्या करते हुए हमने देखा, 15 क्वेश्चन के साथ में 50-60 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार हम आगे कंटिन्यू इसको जारी रखेंगे, ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।